गया था, अब हम जो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस मतलब बॉडी में जो है नेचुरली एट बर्थ से जो है अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो या यूट्रस में जो है कोई मतलब स्ट्रक्चरली उसमें बाई स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो, तो दे ऑल कम अंडर द हेडिंग कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो इसमें जो है मेनली जो एनोमलीज डिफरेंट टाइप्स की है क्लासिफाई। तो दे आर मुलेरियन डक्ट एनोमली। एनोमली कोई भी हो सकती है, लेकिन जो कॉमन है जो हम लोग पढ़ते हैं वो है मुलेरियन डक्ट एनोमलीज, और इनको जो है 7 उसमें 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द मुलेरियन एजेनेसिस। तो मुलेरियन एजेनेसिस यानी मुलेरियन जो है डक्ट वो डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, इसमें जो है इस पीडीएफ में कुछ कुछ कम दिया है, तो आप जो है बस जस्ट सुनते जाइए, एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। तो मुलेरियन एजेनेसिस में क्या होता है कि दोनों मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होती है। ठीक है, 2 मुलेरियन डक्ट होती हैं जो सिलेंड्रिकल होती है, और दोनों जो है, मुझसे इस पे ड्रॉ करना भी नहीं आता, देखो 2 डक्ट होती हैं, उसके बाद जब वो बीच में से ज्वाइन हो जाएगी तो एक जो है सेप्टम बन जाएगा, और वो सेप्टम जो है बाद में खुद ही से हट जाता है, तो उससे जो है आपका यूट्रस सर्विक्स वजाइना फॉर्म होता है। और ऊपर के साइड से जो है दोनों डक्ट अलग अलग रहती है, तो वहां जो है आपका फेलोपियन ट्यूब डेवलप होता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो है। लेकिन माल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम होती है कि कहीं पे भी कोई भी डिफेक्ट आ सकता है। सबसे पहला ये है कि मुलेरियन डक्ट ही नहीं बनी है, दैट इज कॉल्ड मुलेरियन एजेनेसिस। ठीक है, उसका भी हमने जो पढ़ा था, अभी आपने वीडियो अगर देखा होगा वो वाला, तो MRKH या RKMH सिंड्रोम जो कहते हैं, तो उसमें जो है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना जो है नहीं बनता है। ठीक है, ओवरी और लोअर वेजाइना जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये NIUM का जब टेस्ट होता था तब ये क्वेश्चन आया था कि MRKH सिंड्रोम वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड इज द, देखो यूट्राइन डाइएडल्फस, यहाँ से हम पढ़ते हैं मुलेरियन एजेनेसिस आपने अलग से याद कर लिया। देन यूट्राइन डाइएडल्फस, डाइएडल्फस मींस 2 यूट्रस। ठीक है, डाइएडल्फस मींस डबल यूट्रस। तो मुलेरियन डक्ट देखो ये 2 डक्ट है और ये जो है फ्यूज नहीं हुई है। ठीक है, फ्यूज मतलब एक साथ जुड़ जाना, तो ये फ्यूज नहीं हुई है, यानी जो है आपके हर चीज जो है आपकी 2 है, 2 यूट्रस है, 2 सर्विक्स और 2 वजाइना है। दिस इज कॉल्ड डाइएडल्फस। यहाँ पे क्या होता है, मुलेरियन डक्ट का जो फेलियर हो जाता है फ्यूजन का अलोंग द होल लाइन। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना, आवाज नहीं आ रही हो आप बता देना, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड डाइएडल्फस। देन जहां जहां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैं बोलती रहूंगी। तो सिर्फ एक यही कंडीशन है जहां आपको 2 वजाइना मिलेगा, बाकी 2 यूट्रस और भी जगह मिलता है, लेकिन 2 वजाइना जो है ओनली इन यूट्राइन डाइएडल्फस, जहाँ पे दोनों डक्ट जो है वो फ्यूज नहीं की। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू द बाइकॉर्नेट यूट्रस। अब बाइकॉर्नेट यूट्रस में क्या होता है, इसमें होता है कि लोअर पार्ट ऑफ द डक्ट फ्यूज। ठीक है, लिविंग द कॉर्ना सेपरेट, यानी जो जैसे ये दो दो डक थी, तो इसका जो है नीचे का पार्ट जो है वो फ्यूज कर जाता है और ऊपर का पार्ट जो है नहीं नहीं करता। तो इससे क्या होता है, वजाइना तो सिंगल रह जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ जो आपके 2 सर्विक्स हो सकते हैं और 2 यूट्रस हो सकते हैं। तो अगर 2 सर्विक्स और 2 यूट्रस हो गए तो उसे बोलते हैं बाइकॉर्निस, बाइकॉलिस। और अगर नीचे से सर्विक्स भी फ्यूज कर गया, वजाइना तो फ्यूज है ही, तो उससे जो है बाइकॉर्निस यूनिकॉलिस। ठीक है, बाइकॉर्निस यूनिकॉलिस ये हो जाता है। तो ये 2 जो है ठीक है, तो बाइकॉर्नेट यूट्रस में क्या होता है कि ये जो यहाँ पूरी डक फ्यूज नहीं की थी, वहां जो है सिर्फ ऊपर का पार्ट थोड़ा सा रह जाता है, तो उससे जो है सिर्फ नीचे का पार्ट फ्यूज होता है, यानी वेजाइना आपका सिंगल हो जाता है। ठीक है, इजी वे में। नाउ इसका मैनेजमेंट क्या है कि मेट्रोप्लास्टी, जो आपका जो ये बीच का रह गया है सेप्टम जो भी, तो उसको जो है स्टीरियोस्कोपिक मेट्रो कहते हैं रिमूव करने को, प्लास्टी रिमूव यानी सेप्टम को जो है रिमूव करना। तो ये हम बाय हिस्टेरोस्कोपी करते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है इसका मैनेजमेंट करते हैं। नो थर्ड इज द सेप्टेट। तो इसमें 2 टाइप होते हैं यूट्रस। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, बाइकॉनिस, बाइकॉलिस में जो है कितने, सिंगल वजाइना, सिंगल सर्विक्स, और वो ये पूछेंगे इसमें। ठीक है, बाइकॉर्निस, बाइकॉलिस में क्या होता है, 2 सर्विक्स, 2 यूट्रस, सिंगल वजाइना। बाइकॉर्निस यूनिकॉलिस में क्या होता है, सिंगल सर्विक्स, 2 यूट्रस और सिंगल वजाइना। ये आपका जो है क्वेश्चन का पॉइंट हो सकता है। ठीक है, देन थर्ड इज द सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस में क्या होता है कि
मुलेरियन डक्ट जो है, जो दोनों डक्ट है वो फ्यूज तो हो जाती है, फ्यूज यानी जुड़ जाना, लेकिन उसके जो बीच का सेप्टम है वो रह जाता है। ठीक है, वो रह जाता है, वो रिजॉल्व नहीं होता, तो इसलिए जो है एक यूट्रस में जो है सेप्टम होता है, और वो पूरी पूरे यूट्रस में भी हो सकता है, आधे में भी, तो उसको जो है सब सेप्टेट या कंप्लीट सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा, आपको वही मेट्रोप्लास्टी, आपको जो है सेप्टम को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो सेप्टेट यूट्रस का ये, अब जो इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगी। देखो इस तरह से रह जाता है, सेप्टर रह जाता है, बाकी डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, लेकिन ये जो है इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल सेप्टम प्रेजेंट, और इसका वही है कि रिसेक्शन ऑफ द सेप्टम, मैनेजमेंट इसका है रिसेक्शन। देन फोर्थ इज द यूनिकॉन्वेट यूट्रस। यूनिकॉन्वेट यूट्रस को जो है बनाना शेप्ड यूट्रस भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि दो डक्ट की बदले जो है सिर्फ एक ही डक्ट होती है ये। ठीक है, एक ही डक्ट होती है, दो नहीं होती, तो एक डक्ट की वजह से क्या होता है, देर इज ओनली वन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, दो फेलोपियन ट्यूब जब बनेंगे, जब दो, बाकी आपका यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन थोड़ा हाफ होता है, यानी छोटा होता है, जो जो आपका इतनी बड़ी वेथ आ रही थी वो नहीं होती, आपकी इतनी सी होती है। ठीक है, तो दिस इफ ओनली वन मुलेरियन डक्ट डेवलप। देन इज द आर्कुएट यूट्रस। आर्कुएट यूट्रस में क्या होता है, हियर द फंडस ऑफ द यूट्रस रिमेन फ्लैट। देखो जो आपका ये यहाँ पे डोम शेप्ड आता है, फंडस आता है, वो नहीं होता, ये फ्लैट होता है। ठीक है, एंड डज नॉट बिकम, बस इसमें यही तो सबसे मतलब सबसे ज्यादा कम प्रॉब्लम जो है वो इस यूट्रस में होती है, क्योंकि सिर्फ इसमें ऊपर का डोम शेप नहीं है, बाकी हर चीज नॉर्मल है। ठीक है, और इसका जो है डायग्नोसिस जो है सबकी हम जो है किससे करते हैं, सारे इनकी जो है हम अपने आपके जो है कुछ सेपरेट की जो है उससे भी हो जाती है, HSG से हो जाएगी, बाकी आपका जो है अल्ट्रासाउंड से हो जाती है। ठीक है, और लास्ट जो है आपका MRI। MRI जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सब में, वैसे आजकल जो है USG से हो जाता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे अलग अलग पूछते हैं ना, तो लेप्रोस्कोपी और हिस्टीरोस्कोपी। तो हिस्टीरोस्कोपी से ये होता है कि आप जो है देख भी लेते हो और साथ में आप जो है इसको मैनेज भी कर देते हो, यानी जो अगर सेप्टिम रिमूव करना है या कुछ भी निकालना है तो इसलिए हिस्टीरोस्कोपी जो है ये बेस्ट हो जाती है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी प्लस हिस्टीरोस्कोपी, अगर ये नहीं है तो फिर MRI बेस्ट, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो आपका TVS यानी अल्ट्रासाउंड यूज होता है। ठीक है, देन तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनामोली कौन सी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो भी हमने पढ़ा, इसमें सबसे कॉमन कौन सी है, तो सेप्टेट यूट्रस, यानी जो कॉमन OPD पेशेंट होता है उनमें सबसे ज्यादा सेप्टेट यूट्रस आता है। फिर ये है कि कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है, अगर ये कोई एनामोली लेके आई पेशेंट, तो उसमें जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर के रिकरेंट एबॉर्शन, यानी पेशेंट जो है कंसीव तो कर लेती है बट एबॉर्शन होते हैं, तो रिकरेंट एबॉर्शन इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, देन मोस्ट कॉमन एनामोली, कौन सी एनामोली अबॉर्ट करती है, तो ये सेप्टम, क्योंकि यहाँ सेप्टम होता है तो इससे क्या होता है, जल्दी अबॉर्शन हो जाता है। और मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी, वो भी सेप्टेट यूट्रस, सबका जो है आपका सेप्टेट यूट्रस। और सबसे बेस्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम किसमें होता है, यानी सबसे कम प्रॉब्लम, सबसे कम प्रॉब्लम वाला कौन सा है, आर्क्वेट यूट्रस। तो दो इंपॉर्टेंट है, आर्केट यूट्रस और सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है, और जो है रिकरेंट एबॉर्शन इसमें होते हैं। ठीक है, और जो माल फॉर्मेशन है मुलेरियन, ये रीनल एनामोली से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, रीनल एनामोली जो है 30 to 50% केसेस में, यानी जो बेबी है उसमें रीनल एनामोली प्रेजेंट होगी। 30 to 50, यानी आधे आधे उसमें जो है आपको रीनल एनामोलीज मिलेगी। ठीक है, और HSG जो है वो आपको पता होना चाहिए, मुलेरियन डक्ट एनामोली देखने के लिए, सेप्टेट यूट्रस, ये सब देखने के लिए जो है हम करते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉर्निफिकेशन इंडेक्स। ये कॉर्निफिकेशन इंडेक्स जो है 3 टाइप के वजाइना में सेल्स मिलते हैं। ठीक है, 3 टाइप के सेल यानी वजाइनल एपिथेलियम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैराबेसल, इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल सेल। तो हम उनको जो है वहां से सैंपल लेके और माइक्रोस्कोप में देख के, और यहाँ जो है उसका नंबर ऑफ एक इंडेक्स होता है, मतलब एक काउंटिंग होती है, उसके हिसाब से हम यहाँ जो है लिखते हैं। जैसे ये है फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, तो इसमें जो है PIS, पैराबेसल, इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल, ऐसे रीडिंग नोट करते हैं। तो 0 जो है पैराबेसल मिलेंगे, 40 जो है ये इंटरमीडिएट सेल मिलेंगे, और 60 सुपरफिशियल। तो तीनों की जो है कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। फिर किसमें ये क्वेश्चन जो पहले बहुत पूछते थे, अब तो पता नहीं, 100 जी, अब तो 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था।
तो उसमें जो है हम ये रीडिंग याद रखते थे सबकी, फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में 0, 40, 60, सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में, ये जो है वजाइनल एपिथेलियम के सेल्स हैं। ठीक है, इससे जो है हमें हार्मोनल स्टडी पता चलती है, हार्मोन्स ठीक हैं या नहीं, तो इसको कॉर्निफिकेशन इंडेक्स या मैच्योरेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, पहले पूछा था कि मेनोपॉज में क्या होता है और शायद प्रेगनेंसी, ये दो क्वेश्चन आए थे, इसलिए इसको जो है इंपॉर्टेंट में लिख दिया। देन कमिंग टू द पीसीओडी। पीसीओडी इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और इसका जो दूसरा नाम है स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम। और सबसे कॉमन डिजीज जो है आजकल के ओपीडी में पीसीओडी है। ठीक है, सो पीसीओडी में देखो क्या होता है, तो फिजियोलॉजी है इसमें, और इधर आने दो इससे। हाँ, पीसीओडी में जो है क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जैसे डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसी तरह पीसीओडी में होता है। तो इसमें उससे क्या होता है, क्योंकि सेल्स जो है वो रेजिस्ट है, तो बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन का लेवल बढ़ने से जो है फ्री एंडोजेंस भी बढ़ जाते हैं, और अगर हम इंसुलिन लेवल बढ़ने से जो है बॉडी में अदर चेंजेस पे जाए तो यहाँ डायबिटीज आ जाएगा, लेकिन हम जो है सिर्फ एंड्रोजन देख रहे हैं गायनिक से, तो इसमें जो है क्या होता है कि फॉलिकुलर ग्रोथ कम होती है, एंड्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, फॉलिकुलर ग्रोथ जो है वो कम होती है। ठीक है, तो फॉलिकल्स, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक यानी बहुत सारी सिस्ट बन गई हैं, तो सिस्ट क्या होते हैं, फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल्स की सिस्ट बन गई, यानी जो है मैच्योर नहीं हो रहे हैं फॉलिकल, लेकिन जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज पॉलीसिस्टिक। अब इसमें सिम्टम्स तो एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन ये है कि देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो टेंडेंसी, पेशेंट कहेगा कि वेट बढ़ रहा है उसका, ठीक है, फिर एक्ने, हिर्सुटिज्म, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यही यही दो पॉइंट आपके कॉमन है। देखो पेशेंट कहेगी कि मुझे बहुत एक्ने है, हिर्सुटिज्म यानी बाल आ रहे हैं, हेयर आ रहे हैं फेस पर, और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी बाल जो है उसके हेड से भी जो है जैसे मेल पैटर्न होता है, ऐसे फीमेल के जो है बाल कहीं से उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो एक तो हिर्सुटिज्म यानी फेशियल हेयर, एक एक्ने, और एक ये एलोपेशिया। उसके बाद थर्ड है ओलिगोमिनोरिया। पेशेंट आपके पास क्या लेगी कि साइकिल्स जो है वो लंबी हो रही है, लॉन्ग साइकिल्स। ओलिगोमिनोरिया में लॉन्ग साइकिल्स 30, 35, 40 डेज पर जो है उसको पीरियड आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। इन दो कंप्लेन के साथ वो आएगी। उसके बाद जो है आपको पूछना है कि हर्सिटिज्म तो नहीं है, एक्ने तो नहीं है, ओबेस तो नहीं हो रही है, एलोपेशिया तो नहीं है, और लास्ट जो है अगर मैरिड पेशेंट है तो आप इनफर्टिलिटी पे वो कंप्लेन लाती है। So these are the symptoms. Then long term complication. Long term complication में जो मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम। मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या है, पीसीओडी है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपर, जो आजकल डिजीज चल रहे हैं वो सब जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में जो है विच आर द डिजीज कवर्ड। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस, इसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, और स्ट्रोक। देन डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, रोटरडम क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है जो इसकी डायग्नोसिस के लिए दिया गया है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें जो है ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 में से अगर आपको 2 मिल जाए, ठीक है, 2 मिल जाए, 2 पॉजिटिव हो, तो आप जो है पीसीओडी बोल सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन में आपको क्या मिलेगा, ओलिगोमिनोरिया मिलेगा या एमिनोरिया। सेकेंड, ये आपको हिस्ट्री से पता चलेगा। सेकेंड इज द हाइपर एंड्रोजेनिज्म, यानी हाइपर एंड्रोजेनिज्म में आपको जो है एक्ने, हिर्सुटिज्म, ये इसको आप देख के पहचान सकते हैं, और अगर नहीं तो आप जो है टेस्ट, ब्लड टेस्ट लेवल्स देख सकते हैं एंड्रोजन के, वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। देन थर्ड इज द यूएसजी फीचर। यूएसजी फीचर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्योंकि मेनली पेशेंट से जो हम अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं कि अल्ट्रासाउंड करा लो, तो अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलता है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स दे आर रेज्ड, नंबर ऑफ फॉलिकल मोर देन 12 मिल रहे हैं। साइज ऑफ फॉलिकल्स जो है वो छोटा है, क्योंकि देखो 18 to 20 mm पे जो है फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, और यहाँ साइज ऑफ फॉलिकल जो है वेरी स्मॉल है। ठीक है, साइज ऑफ फॉलिकल वेरी स्मॉल है, 2 to 9 mm, और बहुत सारे फॉलिकल है, मोर देन 12 है, और ओवेरियन वॉल्यूम भी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, मोर देन 10 cc। So these are the features which are found on USG in PCOD। ठीक है, तो अगर इन इन 3 में से आपको 2 भी मिल रहा है, क्योंकि पेशेंट ये तो आपको हिस्ट्री से बता देगी और एक अल्ट्रासाउंड ले लेंगे, तो हमें जो है पीसीओडी डायग्नोस हो जाएगा, इसकी जो है जरूरत नहीं पड़ती, या ये जो है आप देख के भी फेशियल हेयर पेशेंट कंप्लेन कर देती है हो रहा है उसको, तो इससे जो है पता चल जाएगा। और जो टिपिकल अपीयरेंस होता है वो नेकलेस और स्ट्रिंग या पर्ल साइन ऑन यूएसजी मिलता है। ये देखो ये जो है नेकलेस टाइप लग रहा है, ये these are the follicles, ठीक है, या पर्ल या स्ट्रिंग साइन, जो बैग में पहले स्ट्रिंग डालते थे ऐसे, वो वाला लग रहा है, या फिर पर्ल, पर्ल के जो नेकलेस आते हैं उस टाइप का। ठीक है, तो ये जो है टिपिकल अपीयरेंस है, इसका भी क्वेश्चन हो जाता है कि पर्ल साइन ऑन यूएसजी, स्ट्रिंग साइन, नेकलेस साइन किस में मिलता है, तो ये पीसीओडी में मिलता है। देन कमिंग टू द रेशियोज।
देखो रेशियो जो है नॉर्मल हमारा E2/E1 रेशियो, E2 यानी इस्ट्रोजन जो रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है, और E1 जो है मेनोपॉज में होता है, ठीक है, जो मेनोपॉज में होता है। तो E2/E1 रेशियो नॉर्मली 2:1 होता है, लेकिन पीसीओडी में जो है ये चेंज हो जाता है 1:2। देन सेकंड FSH, ये इंपॉर्टेंट है, E2/E1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, FSH LH रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल FSH और LH रेशियो 2:1 होता है, यानी FSH जो है आपका 2 टाइम्स है और LH 1 टाइम्स है। अगर FSH 2 है तो LH 1 होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन पीसीओडी में जो है ये 1:2 या 1:3 तक हो जाता है, यानी आपका LH हार्मोन बढ़ जाता है, ठीक है। LH हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, LH हार्मोन बहुत ज्यादा आपका रेज हो जाता है। तो FSH by LH ratio is 1:2 or 1:3. Then coming to the एंड्रोजन लेवल, तो एंड्रोजन लेवल जो है, जो नॉर्मल लेवल होते हैं उससे आपको जो नॉर्मल अप टू 70 है, तो पीसीओडी में जो ये बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसमें इतना इसका याद करने का नहीं है, लेकिन एफएसएच एलएच रेशियो एग्जाम में पूछते हैं। देन इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, डिक्रीज द ओबेसिटी एंड स्ट्रेस, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि ओबेसिटी पेशेंट कह रही है कि वेट बढ़ रहा है, तो उसके वेट अगर कम करने को सबसे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इसका यही है कि आज द पेशेंट टू डिक्रीज द वेट टू रिड्यूस द वेट, और अगर उससे कोई स्ट्रेस है तो रिड्यूस द स्ट्रेस। अगर उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस आपका मेटफॉर्मिन है। तो ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन है। ये ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेटफॉर्मिन इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि ये डायबिटीज में भी देखते हैं, तो पीसीओडी जो है कॉमनली नहीं टिक करते सब लोग, ठीक है। तो बट दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीसीओडी ऑल्सो। फिर है मैनेजमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक फीचर, पेशेंट जो है एंड्रोजेनिक फीचर यानी जो है आपके फेशियल हेयर्स ला रही है, हर्सिटिज्म ला रही है, और थोड़ी सी वॉइस भी उसकी चेंज हो रही है, तो इसमें जो है ओसीपी यानी हार्मोन्स देंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओसीपी ओरल कंबाइंड पिल्स। फिर है अगर पेशेंट के ओलिगोएमिनोरिया की कंप्लेन लेके आती है तो उसको जो है प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग कराएंगे। प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग क्या होता है, हम उसे जो है प्रोजेस्टेरोन, मेटफॉर्मिन पीसीओडी में देते हैं ना डायबिटिक में देंगे? नहीं, डायबिटीज का तो आपको पता है कि डायबिटीज में मेटफॉर्मिन देते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ जो है कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। तो पीसीओडी में ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसकी जो अभी फिजियोलॉजी देखी थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंक्रीज इंसुलिन, वही आपका पीसीओडी, वही आपका डायबिटीज में भी होता है। तो इसलिए आजकल जो है ड्रग ऑफ चॉइस ये चल रही है, तो ये क्वेश्चन इसलिए बन सकता है, ठीक है। देन मतलब पीसीओडी में मेटफॉर्मिन भी चलाया जा सकता है? चलाया सकता नहीं, चलाया जाता है, वेरी कॉमन, ठीक है। अच्छा, ठीक ओलिगो है, थैंक यू मैम। मैम अगर पीसीओडी के केस के साथ पेशेंट ओबीज ना हो और लीन एंड क्लीन हो तब क्या करेंगे? वैसे केस में तो मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते हैं ना, नहीं, जो जो देखो वरना ब्लड का तो, लेवल तो और कम हो जाएगा मैम। हाँ देखो जो उसके फीचर्स हैं, मैंने यहाँ लिखा है फॉर ओबेसिटी एंड स्ट्रेस, यहाँ लिखा है एंडोजेनिक फीचर, यहाँ लिखा है ओलिगो। आप लोग टॉपिक कंप्लीट तो होने दो। देखो ओलिगो और एमिनोरिया है, ठीक है। तो पीसीओडी का पेशेंट क्या लाएगा, ओलिगोमिनोरिया लाएगा, एमिनोरिया, तो आप उसको जो है प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग करा के उस टाइम ब्लीडिंग हो जाएगी उसको, उसके बाद आप ओसीपी 3 साइकिल्स के लिए दे देंगे। अगर पेशेंट आता है इनफर्टिलिटी लेके, तो आप जो है इनफर्टिलिटी का मैनेजमेंट करेंगे। उसमें यहाँ पे जो है, क्योंकि ये शॉर्ट रैपिड कोर्स है, इस टाइप का एक रिवीजन है, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो ये जो है लेट्रोजोल और क्लोमिफिन सिट्रेट और लेट्रोजोल दोनों इंडक्शन कराने के लिए किया जाता है, ओव्यूलेशन इंडक्शन, क्योंकि यहाँ जो है साइक्लिकली ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, साइकिल लंबी हो रही है, तो ये जो है आप टाइम पे इससे जो है इंडक्शन करा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंप्लेन जो है आप उसको देखिए, ठीक है। अब कमिंग टू द प्यूबर्टी, पीसीओडी में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। एक तो वो पूछते हैं कि किसका लेवल कितना हो जाता है, ठीक है। तो एफएसएच एलएच रेशियो ज्यादातर कॉमन है, उसके बाद और क्या कॉमन है, और रोटरडम क्राइटेरिया जो है किस में यूज करते हैं ये पूछ लेते हैं। देन देखो मेटफॉर्मिन का आजकल पूछ लेते हैं, हाइपर इंसुलिनिमिया इसका जो है वो हुआ है। और हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है नेक पर नहीं लिखा इसमें, नेक पर, एक्जिला पर और बिलो ब्रेस्ट जो है थोड़ा डार्कनिंग हो जाती है। आप जो है नेक भी पीछे सबकी चेक करना, पूछना उनसे कि ब्लैकनिंग तो नहीं हो रही है, या एक्जिला में ब्लैक कलर तो मतलब काला तो नहीं हो रहा है कुछ वेलवेटी टाइप, तो उसको कहते हैं एक्एंथोसिस निग्रिकेंस, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं एक्एंथोसिस निग्रिकेंस इज फाउंड इन, तो ये पीसीओडी में ये मिलता है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही मिलता है। तो एक्एंथोसिस निग्रिकेंस, और दूसरा जो है एक हर्सिटिज्म का स्केल है जिसमें हम जो है स्कोरिंग करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हर्सिटिज्म है या नहीं।
तो हर सिटीजन का आप समझ रहे हैं ना किसको बोलते हैं, तो उसका स्केल का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, दैट इज मॉडिफाइड फेरिमन गैल्वे स्कोर। ये इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड फेरिमन गैल्वे स्कोर। ठीक है, बाकी आपको एक्ने, एनोव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, तो इसको जो है हेयर एंड सिंड्रोम भी कहते हैं। किसको? पीसीओडी को। क्यों बोलते हैं हेयर एंड सिंड्रोम? देखो एच से जो है हाइपर एंड्रोजिनिज्म, HAI हाइपर एंड्रोजिनिज्म, RA इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, और AN एक्सेंथेसिस निग्रिकेंस, यानी नाम जो है उसी से बना है, तो इसको हेयर एंड सिंड्रोम भी कहते हैं। और मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में आपको पता होना चाहिए 3 चीजें आती हैं, BP, शुगर और ओबेसिटी। ठीक है, इसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता है, तो ये 3-4 चीजें इसमें आ जाएगी। देन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, रॉटरडम क्राइटेरिया नाम आपको बस एक याद रखना है। उसके बाद व्हाट आर द हार्मोनल चेंजेस, कौन से हार्मोन जो है डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं, तो देखो एंड्रोजन जो है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है, आपका LH बढ़ता है एक इसमें, और क्या क्या डिक्रीज होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, FSH, ठीक है, 2 डिक्रीज होते हैं। इतना डिटेल से पूछते नहीं है, लेकिन आजकल जो है कुछ भी पूछ रहे हैं। उसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट यही है, और फिर ये ड्रग पूछ लेते हैं कि कौन सी दे रहे हैं। ठीक है, लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो किसके लिए यूज की जाती है? ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए की जाती है, इसीलिए इसको जो है फिट इसमें भी दे सकते हैं और इनफर्टिलिटी में भी देते हैं। तो इतना हो गया आपका। चलो अब प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी आपको किसको कहते हैं हम, यानी जो है तो इस जब स्टेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल, यानी फ्रॉम बर्थ अप टू प्यूबर्टी आपकी जो HPO एक्सिस होती है, HPO एक्सिस जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ी थी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, तो ये जो है, हाँ, ये जो है क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है। तो जब ये एक्टिव हो जाती है फीमेल में, उसको उस टाइम को जो है प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, उस टाइम को जो है प्यूबर्टी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी अगर आपको पता करना है भाई फिजिकली कैसे देखेंगे हम, तो फिजिकली जो है वो अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका जो है सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसमें इसमें शायद नहीं दिया है, तो सीक्वेंस के लिए जो है आपको एक निमोनिक होता है ग्रॉस BPH। ठीक है, BPH तो पता है, पेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसलिए लिखा है, तो ग्रॉस BPH इन मेल्स, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ग्रॉस मीन्स जी से ग्रोथ होती है, तो फर्स्ट जो है फर्स्ट साइन आपका ग्रोथ स्पर्ट होता है। देन BPH में B से ब्रेस्ट बडिंग को थिलार्क बोलते हैं। देन P से जो है प्यूबिक हेयर, प्यूबार्क बोलते हैं, और H से जो है हाइट बढ़ती है, यानी इंक्रीज इन हाइट, और M से जो है इन मेल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन, यानी मेनार्क। तो BPH इन मेल या ग्रॉस BPH इन मेल जो है आप इसका याद कर लेना, दिस इज द प्यूबर्टी सीक्वेंस। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ प्यूबर्टी में आपका जो है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में जो है सिर्फ आपको इसमें ईयर्स याद करने हैं। ईयर्स क्या होता है, लेस देन 8 ईयर्स इन फीमेल्स, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप बिफोर लेस देन 8 ईयर, और मेंसेस जो है वो लेस देन 10 ईयर्स। तो प्यूबर्टी में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल 8 और 10 याद रखिए। ठीक है, और डिलेड में जो है आप 13 और 16 याद करते हैं इसमें। ठीक है, 8 और 10, तो 8 में जो है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएंगे, और 10 तक जो है अगर मेंसेस नहीं आया तो वो सॉरी आ गया तो दिस इज कॉल्ड प्रीकॉशियस, और नहीं आया तो डिलेड। प्रीकॉशियस टाइम से पहले, डिलेड यानी देर से। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इडियोपैथिक, और मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस GnRH दिया जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, पहले ही आपकी HPO एक्सिस एक्टिव हो गई। ठीक है, आपकी ये जो है पहले ही एक्टिव हो गई, तो इसमें जो है हम कंटिन्यूस देके उसे सप्रेस करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस GnRH देके, क्योंकि पल्सेटाइल GnRH सिक्रीशन होता है फीमेल में, जिसकी वजह से पूरी साइकिल चलती है, तो यहाँ हम कंटिन्यूस देके सप्रेस करेंगे। तो व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, वी हैव टू गिव कंटिन्यूस GnRH। इसी तरह प्रिकॉशियस मिनार्क यानी मेंसेस स्टार्ट हो गए प्रिकॉशियस टाइम से पहले, यानी बिफोर 10 ईयर्स, तो कॉमन कॉज है और कंटिन्यूस GnRH।
देन डिलेड प्यूबर्टी, व्हाट इज डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड टाइम के बाद हो रही है। तो अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है टिल 13 ईयर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, टिल 13 ईयर्स, 13 ईयर्स तक जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर। अगर ये पेशेंट को जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करके नहीं दिख रहा है ये, तो डेट कम्स अंडर डिलेड प्यूबर्टी। और इसका जो है मोस्ट कॉमन कॉज अगेन इडियोपैथिक होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, फैमिलीज में ऐसा होता है। और इसमें जो है हम पल्सेटाइल देंगे, यानी उसकी एक्सिस को जो है हम एक्टिवेट करेंगे। और अगर 16 ईयर्स तक पीरियड में, इसमें लिखा नहीं है इन लोग ने, डिलेड मिनार्क बोलते हैं, 16 ईयर्स तक अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो हम उसे जो है फिर डिलेड केस में लेते हैं। तो उसमें भी जो है मैनेजमेंट सेम होता है, ये देके फिर हम हॉर्मोन्स देने लगते हैं। सो यहाँ तक जो है मैं कंप्लीट करी। फिर ये वेजिनाइटिस जो है, वेजाइनल इन्फेक्शंस में यहाँ से जो है फिर आपको शॉर्ट वीडियोस टाइप कुछ डाल दूंगी।